नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 14 टू 20 अप्रैल तक के होंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक और रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट 1 to 1 सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। बहुत मजा आएगा इन सभी क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, पहला क्वेश्चन, NH-25 मिशन के तहत पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन होंगे? गोपी थोटाकुरा। देखिए, गोपी थोटाकुरा के बारे में डिटेल में समझते हैं यहाँ नीचे। जेफ बेजोस की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन, और इस ब्लू ओरिजन ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है NH-25 मिशन। इस NH-25 मिशन के साथ में स्पेस में जो 6 पायलट जाएंगे, उन 6 पायलट में से एक इंडियन भी होंगे जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा पेशे से एक बिजनेसमैन भी हैं और पायलट भी हैं। वे पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय और कुल दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा रूसी मिशन के साथ अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम नागरिक के रूप में गिने जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बैंक और एसएससी दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? अमिताभ बच्चन के लिए। महानायक अमिताभ बच्चन के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा इन्हें। हम बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसे लता मंगेशकर और इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में दिया जाता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले के लिए दिया गया था, और इस साल तीसरा है ये अमिताभ बच्चन के लिए जो दिया जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, इन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से जो भी सैटेलाइट वगैरह जो अब यूज में नहीं है और वो स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें एक कचरा के रूप में ही गिना जा रहा है। इसको किस तरीके से वहां से हटाया जाएगा, इसके लिए हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं 2030 तक, और हम इस सभी कचरे को यहां से हटा लेंगे। देखिए, वर्तमान में अंतरिक्ष में भारत के लगभग 54 स्पेस शटल और पुराने उपग्रह का कचरा है। इस अंतरिक्ष से साफ करने के लिए इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ में एक और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस भारतीय कवयित्री को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? ममता जी सागर के लिए। देखिए, ममता जी सागर के लिए बेंगलोर की ये रहने वाली हैं, और कन्नड़ भाषा की ये प्रसिद्ध कवयित्री हैं, और इन्हें जो विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया था नाइजीरिया के अबुजा में। यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था विश्व लेखक संगठन के द्वारा, और वहीं पर इनको ये अवार्ड दिया गया था। आइए वे, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में LGBTQ+ समुदाय के लिए एक कमेटी का गठन किया है? LGBTQ समुदाय के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। राजीव गोवा के नेतृत्व में इस कमेटी को कंसिस्ट किया गया है। कमेटी के बारे में समझ लेते हैं नीचे इस डिटेल में। समलैंगिक समुदाय के मुद्दों की जांच के लिए तथा इसके समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोवा की लीडरशिप में एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया है। समलैंगिक समुदाय के संबंध में पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। देखिए, ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था, और जो समलैंगिक कम्युनिटी है उनको साफ साफ कहा था कि विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन इस पर फिर से विचार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कमेटी बनाई है राजीव गोवा। कमेटी का जो भी सजेशन आएगा उस पर सरकार विचार करेगी, और उसी प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में
कितना वन क्षेत्र नष्ट हो चुका है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। आप देखिए 2.33 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट इंडिया से 2000 से लगातार कोलैप्स कर चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 2.33 मिलियन हेक्टेयर बताया गया है जो भारत में वन घटा है, खत्म हो गया है। अब ये जो 2.33 मिलियन हेक्टेयर का वन है, ये भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6% है जो अब नहीं रहा। वहीं हम बात करें, सबसे ज्यादा जो वन नष्ट हुआ है वो असम स्टेट में हुआ है। तो ये रिपोर्ट और ये डिटेल डेटा आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीसीएस, आरओ और यूपीएससी टाइप के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दिल्ली। आप देखिए, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसको दुनिया के सबसे 10 बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। और जो रैंक आई थी, उस रैंक में इसका स्थान भी 10वां ही है, 10th रैंक इसको मिली थी। ओके, अब नीचे एक्सप्लेनेशन के थ्रू जरूर देखते हैं इसकी डिटेल को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी एक लिस्ट में दुनिया के 10 बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान 10वां है, जबकि अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्काई ट्रैक्स ने किस देश के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड दिया है? कतर। देखिए, ये एक स्काई ट्रैक्स एक एजेंसी है जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का आकलन करती है, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कतर को बताया गया है इस रिपोर्ट में। इस हवाई अड्डे का नाम हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। स्काई ट्रैक्स ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया का बेस्ट जो हवाई अड्डा है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को स्थान मिला है? आलिया भट्ट के लिए। देखिए, अगर इंडियन एक्ट्रेस के बारे में अगर पूछेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन दुनिया के मोस्ट इफेक्टिव लोगों में, तो आपको आंसर लगाना है भारत में कौन कौन शामिल हुए हैं इस लिस्ट में। 8 लोग, जिसमें एक आलिया भट्ट भी हैं। और मजे की बात यह है कि भारतीय पहलवान साक्षी मलिक भी इसमें शामिल है, आलिया भट्ट भी शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी शामिल हैं, और रही बात तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी स्थान मिला है। अब वो 8 कौन कौन लोग हैं, आइए समझ लेते हैं इस पूरी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। एक तो अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएंगी, पहलवान साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, अमेरिकी ऊर्जा ऋण कार्यक्रम कार्यालय के डायरेक्टर जिगर शाह, येल यूनिवर्सिटी में भौतिक के प्रोफेसर प्रियवंदा नटराजन, और भारतीय मूल के रेस्तरां मालिकन अस्मा खान, और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल। ये कुल मिलाकर 8 लोग हैं जिनको दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान मिला है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बागवानी फसलों करने वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भाई, बागवानी फसल जो पैदा करते हैं किसान, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा के बारे में जरूर देखेंगे हम नीचे एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें कृषकों को ई रूपी के माध्यम से सब्सिडी उनके अकाउंट में प्राप्त होगी। अब यहां बात आती है सीडीपी क्या है। ओके, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम। और दूसरा एक शब्द है इसमें सुरक्षा। तो सुरक्षा का मतलब है एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान एवं सुरक्षित बागवानी सहायता हेतु प्रणाली। दोनों का मीनिंग आपको डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? ये अभी हुआ था, और इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है।
क्रम याद रखेंगे 16वां, ठीक है ना। आइए एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे भाई इसका। सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 11 टेरावाट तक बढ़ाने पर जोर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश में पहला बैसाख, एक मिनट, ये पहला गलत है, यहां पर होना चाहिए था पोइला। ओके, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस देश में पोइला वैसाख को नव वर्ष के रूप में मनाया गया है? बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश में एक पोइला फेस्टिवल होता है जो वहां के लोग उसे न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। वैसे देखा जाए कि बांग्लादेश तो आपको पता है कि 1971 में एज ए फ्री कंट्री पाकिस्तान से बना था, ठीक है ना। अब हम बात करें तो जो बांग्लादेश का पहले से जो क्षेत्र था बंगाल वाला, वहां 1967 से ही हर साल ऐसे 14-15 अप्रैल को पोइला वैसाख मतलब जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको मनाने की शुरुआत बांग्लादेश बनने से पहले से ही हो चुकी थी, ना कि 1971 से। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रिसेंटली किस देश ने 20 टन से अधिक पेलोड ले जाने वाले अंगारा A5 रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्ट किया है? भाई रूस ने ये जो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये 20 टन से अधिक का पेलोड ले जा सकेगा, ठीक है भाई। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। रूस को अंगारा A5 रॉकेट का 2 बार असफल, मतलब 2 बार परीक्षण इनका असफल हो गया था, और इस बार जो हुआ ये तीसरी बार टेस्ट किया था और तीसरी बार में सफलता हासिल हुई है, ठीक है ना। इसका सफल परीक्षण रूसी अंतरिक्ष एजेंसी बोस्तोचन कोस्मोड्रोम ने सुदूर क्षेत्र अमूर क्षेत्र में किया था, ठीक है ना। अमूर एक क्षेत्र है जो अमूर फाल्कन नदी के क्षेत्र में आता है, अमूर नदी के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। चलिए तो आपको फिलहाल में अंगारा A5 रॉकेट का नाम याद रखना है भाई, कि रसिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा पेलोड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। रिसेंटली किस अफ्रीकन कंट्री ने मेनिंजाइटिस से बचने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन बनाया है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है और इससे निपटने के लिए अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया के द्वारा एक वैक्सीन डेवलप किया गया है जो दुनिया की पहली वैक्सीन है, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव कर दिया है, ठीक है ना। इस वैक्सीन का नाम है मैन 5CV। वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, नाइजीरिया कंट्री याद रखिएगा। ओके, हम बात करें मेनिंजाइटिस की, तो ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। इस बीमारी के होने से सिर दर्द हो जाता है, बुखार जैसी स्थिति होती है, कम सुनना, मंद बुद्धि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नाइजीरिया वही कंट्री है जहां से भारत में चीता लाए गए थे, और ये चीता भारत के सर्वप्रथम कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे मध्य प्रदेश में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हवा के माध्यम से फैलने वाले रोगजनक के लिए क्या नया नाम दिया है? रोगजनक बे बीमारियां जो हवा के माध्यम से फैलती हैं, अब उनके लिए एक नई परिभाषा दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उनका नाम क्या रखा गया है? संक्रामक श्वसन कण। संक्रामक श्वसन कण, इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स। ओके, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये जो नई परिभाषा आई है, इसमें इन्होंने आकार के आधार को रिजेक्ट कर दिया कि बहुत छोटे से जो आकार में होते थे उन्हीं को संक्रामक कहेंगे। नहीं भाई, बोले आकार के आधार वाली बात को खत्म करते हैं, हम सीधे सीधे बात करते हैं कि हवा के माध्यम से जो बीमारियां फैल जाती हैं उनको संक्रामक श्वसन कण ही कहा जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये नई डेफिनेशन WHO के द्वारा दी गई है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीयों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 9 मेडल जीते हैं टोटल। आप देखिए इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 30 पहलवानों ने भाग लिया था, लेकिन इसमें केवल 9 ही मेडल जीत पाए पहलवान, जिनमें 4 उनके द्वारा रजत पदक जीते गए और 5 कांस्य पदक जीते गए। अंतिम पंगाल भी इसमें शामिल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फिलीपींस। और फिलीपींस फाइनली
दुनिया का पहला कंट्री होगा जो भारत और रूस की तकनीकी से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लिया है। देखिए ये जो खरीदा गया है फिलहाल में 19 अप्रैल को पहला सेट भेजा गया है फिलीपींस के लिए, ठीक है ना। इसकी जो डील हुई थी इंडिया के साथ में वो 2022 में हुई थी और टोटल जो डीलिंग हुई है वो 2,966 करोड़ रुपए का सौदा था ये, ठीक है ना। अब फिलीपींस इस ब्रह्मोस का क्या करेगा? देखिए फिलीपींस जो है वो दक्षिण चीन सागर के आसपास वाला देश है और दक्षिण चीन सागर में दादागिरी किसकी है? चीन की। तो चीन को झुकाने के लिए फिलीपींस अब दक्षिण चीन सागर की तरफ को ब्रह्मोस मिसाइल लगा के फिट रखेगा भाई, ठीक है ना। और इंडिया का पीछे से सपोर्ट है पूरा। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं 18 की। भारत में प्रथम हाइब्रिड पिच की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किया जाएगा। यह हाइब्रिड पिच क्या होती है इसको जरूर समझते हैं भाई। हाइब्रिड पिच में प्राकृतिक घास और सिंथेटिक फाइबर, जिसको पॉलीमर फाइबर कह सकते हैं, हल्की प्लास्टिक फाइबर युक्त, दोनों को मिलाकर एक साथ तैयार की जाती है ये पिच, ठीक है ना। यानी कि जैसे आजकल आप देखे होंगे एक इस प्रकार की मैट होती है जिसमें घास की तरह होती है वो दिखने में, ठीक है ना। तो इसी टाइप की एक नेचुरल घास भी होगी और एक सिंथेटिक फाइबर भी होगा उसमें, इस टाइप की ये कुछ पिच बनाई जाएगी, ठीक है। एक एडिशनल और इंफॉर्मेशन है कि हाल ही में रोहित शर्मा T20 में दुनिया में सबसे ज्यादा 506 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन। इंडिया में किस ब्रिटिश कालीन ब्रिज को देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के रूप में डेवलप किया गया है? पंबन ब्रिज के लिए तमिलनाडु में। भाई देखिए आपको पता होगा कि जैसे मैं बात करूं छोटे से मैप के माध्यम से, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। और इंडिया में यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, ये है रामेश्वरम, ठीक है ना। और इधर ये आता है श्रीलंका। अब ये जो रामेश्वरम क्षेत्र है यहाँ पर एक बीच में ब्रिज है, इसी ब्रिज का नाम क्या है? पंबन ब्रिज। इस पंबन ब्रिज को इस तरीके से अब डेवलप किया गया है, आप इधर फोटो में देख रहे होंगे कि ये पंबन ब्रिज लिफ्ट के रूप में काम करेगा, पूरी तरीके से ऐसे ऊपर उठ जाया करेगा और नीचे से इसके शिप वगैरह निकल जाया करेंगी, आ जाया करेंगी। और जब इधर से ये ट्रेन पास होगी तो ये ब्रिज फिर से नीचे आएगा, ओके, और लाइन के बिल्कुल बराबर से सेट हो जाएगा और फिर ट्रेन इससे पास हो जाएगी। तो ये लिफ्ट ब्रिज के रूप में डेवलप किया गया, जो इंडिया का पहला इस प्रकार का लिफ्ट ब्रिज होगा। अब ये जो रूट है इस ब्रिज के नीचे से, यही है पाक जल संधि का मार्ग। अंतरराष्ट्रीय मार्ग जो है जहाजों के आने जाने का काम वो इसी ब्रिज के नीचे से होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया था 18 अप्रैल के लिए। देखिए 18 अप्रैल को जो मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। किसके द्वारा भाई? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इस साल की जो थीम है इसकी वो है विविधता की खोज और उसका अनुभव, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल जो हैं वो 42 हैं। कितने हैं? 42। आपको याद रखना है, देखिए 42, जिसमें से पिछले साल 2023 की मैं बात करूं अगर, तो 2023 में 41वां शांति निकेतन के लिए, 41वां शांति निकेतन के लिए, और 42वां होय साल के पवित्र मंदिरों के लिए, होय साल के पवित्र मंदिरों के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। शांति निकेतन वही स्थान है जहां रविंद्रनाथ टैगोर निवास करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर निवास करते थे। आप देखिए हम बात करें भारत में पहली बार यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाले जो साइट थे वो 1983 में 4 साइट शामिल किए गए थे। अजंता, एलोरा की गुफाएं, और साथ ही साथ में ताजमहल और आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है ना। ये 4 साइट 1983 में पहली बार हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी। तो स्टूडेंट ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, आपको समझ में जरूर आए होंगे। इन सभी टॉप 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील सर जीएस वर्ल्ड।
स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुनील सर जीएस वर्ड, और यहां आपको सारे वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे।